नमस्कार और स्वागत है एक और गहन चर्चा में। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ बहुत ही अहम पड़ावों पर नजर डालेंगे। नमस्कार। और इसके लिए हम देख रहे हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान की जो किताब है उसके कुछ हिस्से। ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में काम आती है ना? हाँ बिल्कुल, ये वो सामग्री है जिससे फैक्ट्स और ज़रूरी तारीखें वगैरह जल्दी से याद हो जाती हैं, पर इसमें गहराई भी है अगर ध्यान से देखें। सही कहा। तो आज हमारा इरादा सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इन सवालों के पीछे क्या ज्ञान छुपा है। प्राचीन भारत के बारे में क्या जानना जरूरी माना जाता है और क्यों। कोशिश करेंगे कि इन अलग अलग जानकारियों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बना पाएं। हाँ, ये एक अच्छा तरीका होगा ये समझने का कि इतिहास को कैसे देखा और संजोया जाता है। तो चलिए इन सवालों के जरिए प्राचीन भारत की कहानी की परतें खोलते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं इसे। हाँ, हड़प्पा। इसका जो टाइम पीरियड है वो करीब 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है ना? जी, मोटे तौर पे यही माना जाता है। और जो चीज सबसे पहले दिमाग में आती है वो है इनका शहरी नियोजन। कमाल का। मोहनजोदाड़ो का वो विशाल स्नानागार। हाँ। हड़प्पा के बड़े बड़े अन्न भंडार। बिल्कुल। और सिर्फ ये इमारतें ही नहीं, बल्कि पूरा शहर का ढांचा, वो ग्रिड पैटर्न सोचिए। सही। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, नालियों का इतना बढ़िया इंतजाम, ये उस जमाने के हिसाब से तो असाधारण इंजीनियरिंग थी। हाँ, लगता है कोई मजबूत सेंट्रल अथॉरिटी रही होगी। शायद। ये सिर्फ बस्तियां नहीं थीं, ये प्लान किए हुए शहर थे। और फिर देखिए कृषि कितनी महत्वपूर्ण थी। हाँ, कपास का जिक्र आता है। हाँ, कपास उगाने में ये दुनिया में शायद सबसे आगे थे उस समय। और जौ, गेहूं, ये इनकी मुख्य फसलें थीं। फिर वो कलाकृतियां देखिए, कांसे की नर्तकी। हाँ, वो तो बहुत फेमस है। और वो पशुपति वाली मोहर, इससे उनकी कला और शायद कुछ धार्मिक मान्यताओं का अंदाजा लगता है। और लोथल का बंदरगाह, वो तो कमाल है। गोदीबाड़ा जिसे कहते हैं। हाँ, लोथल का डॉकयार्ड। ये सीधे सीधे दिखाता है कि उनका व्यापार कितना फैला हुआ था, समुद्री व्यापार। बिल्कुल। शायद समंदर पार भी, मेसोपोटामिया वगैरह के साथ। हाँ, ऐसे संकेत तो मिलते हैं, लेकिन वो जो लिपि है ना, हाँ, वो अब तक समझ नहीं आई। इतने सारे निशान मिले हैं मोहरों पर, बर्तनों पर पढ़ नहीं पाए। वही, वो लिपि वाकई एक बड़ी पहेली है। अगर वो पढ़ ली जाए तो शायद हमारी पूरी समझ ही बदल जाए उनके समाज के बारे में, शासन के बारे में। और ये सभ्यता खत्म कैसे हुई? हाँ, ये पतन वाला सवाल भी तो है। कई थ्योरीज हैं। बहुत सी। जलवायु बदली, नदियां सूख गईं, या रास्ता बदल लिया, कोई बाहरी हमला हुआ, या कोई महामारी फैली। पक्के तौर पर कुछ कहना मुश्किल है। सबूत अलग अलग दिशाओं में इशारा करते हैं। और समाज कैसा था? कुछ मूर्तियां देखकर लगता है कि शायद मात्र सत्तात्मक रहा हो, पर यह भी बहस का ही मुद्दा है। अच्छा। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से यही उभरता है कि शहरी प्लानिंग, खेती और व्यापार, उनकी खास आर्ट, और ये अनसुलझी लिपि और पतन का रहस्य, इन्हीं पर ज्यादा जोर रहता है। ठीक है। अब सिंधु सभ्यता के बाद तस्वीर काफी बदल जाती है। हम आते हैं वैदिक काल पर। जी। लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। जी। इसे भी दो हिस्सों में बांटते हैं, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। और कहा जाता है कि ये आर्यों के आने से जुड़ा है। यहाँ सिंधु सभ्यता से क्या अलग दिखता है? देखिए, सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि शहरी सभ्यता से हम एक तरह से ग्रामीण संस्कृति की तरफ आ जाते हैं, खासकर शुरू के ऋग्वैदिक काल में। अच्छा। समाज ज्यादा कबीलाई लगता है। अर्थव्यवस्था का आधार खेती से ज्यादा पशुपालन है। खासकर गायों का बहुत महत्व था। हाँ, गायों का जिक्र तो बहुत है। और यही हमें मिलते हैं वेद। ऋग्वेद तो शायद दुनिया के सबसे पुराने लिखित ग्रंथों में से है जो आज भी जीवित है। हाँ। इससे हमें उस जमाने के देवताओं का पता चलता है। इंद्र हैं, अग्नि हैं, वरुण हैं। समाज कैसा था उसकी झलक मिलती है। और वर्ण व्यवस्था की शुरुआत भी यहीं दिखती है। लेकिन तब शायद वो कर्म पे आधारित थी, जन्म पर नहीं। हाँ, शुरुआती दौर में ऐसा ही लगता है, ज्यादा लचीली थी। लेकिन फिर जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं, हाँ, लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद, जी, तब चीजें बदलती हैं। उपनिषदों का जिक्र मिलता है, यज्ञ और कर्मकांड बढ़ जाते हैं। और एक बहुत बड़ी चीज होती है, लोहे का इस्तेमाल। अच्छा, लोहा। श्यामायस कहते थे शायद। हाँ, श्यामायस या कृष्णायस। लोहे ने खेती में क्रांति ला दी।
अब गंगा यमुना के जो घने जंगल थे उन्हें साफ करना आसान हो गया। तो बस्तियां ज्यादा स्थायी हो गई। बिल्कुल, स्थायी बस्तियां बसी, खेती अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन गई। अब सामाजिक ढांचा भी ज्यादा जटिल हो गया। वर्ण व्यवस्था जन पर आधारित होकर कठोर हो गई, ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया। लेकिन इसी समय उपनिषद भी लिखे जा रहे थे। ये तो बड़ा विरोधाभास लगता है। तो एक तरफ समाज रूढ़िवादी हो रहा था, दूसरी तरफ जबरदस्त फिलोसॉफिकल यानी दार्शनिक चिंतन चल रहा था। यज्ञों के कर्मकांड पर सवाल उठ रहे थे। आत्मा, ब्रह्म, कर्म, इन सब पर विचार। हाँ, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, कर्म का सिद्धांत क्या है, मोक्ष कैसे मिलेगा, ये सब गहरे सवाल उपनिषदों में उठाए गए। यही विचार आगे चलकर भारतीय दर्शन का आधार बने। इसी दौर में गोत्र की व्यवस्था बनी, शादी ब्याह के नियम बने, मतलब समाज को व्यवस्थित करने की कोशिशें तेज हो गई। तो वैदिक काल ने भाषा, धर्म, दर्शन, समाज, इन सब की नींव रखी, जिस पर आगे का भारत बना। कमाल है, मतलब एक तरफ कठोरता, दूसरी तरफ इतनी गहरी सोच। अच्छा, अब आते हैं लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व पर। यह भी एक बड़े बदलाव का दौर था, महाजनपदों का उदय। जी, महाजनपद यानी जो छोटे छोटे कबीलाई राज्य थे, उनसे अब बड़े क्षेत्रीय राज्य बन गए। 16 महाजनपदों की लिस्ट मिलती है, काशी, कोसल, अंग, मगध। हाँ, और इनमें मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। वही मैं पूछने वाली थी, मगध ही क्यों, क्या खास था वहां? देखिए, कई कारण थे। एक तो मगध की जमीन बहुत उपजाऊ थी, गंगा नदी पास थी, तो व्यापार और आने जाने में आसानी थी। फिर पास में ही लोहे की खदानें थी, जिससे अच्छे हथियार बन सकते थे। सेना के लिए हाथी भी वहां आसानी से मिल जाते थे। अच्छा, हाथियों का भी रोल था। हाँ, उस जमाने की लड़ाई में हाथी बहुत मायने रखते थे। और फिर शासक भी बड़े महत्वाकांक्षी और काबिल मिले, बिंबिसार, अजातशत्रु जैसे। और ये भी दिलचस्प है कि सारे महाजनपद राजतंत्र नहीं थे, कुछ गणराज्य भी थी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे वज्जी संघ एक गणराज्य था, वहां शासन किसी एक राजा के हाथ में ना होकर लोगों के समूह या सभा के हाथ में होता था। ये दिखाता है कि उस समय अलग अलग तरह के पॉलिटिकल सिस्टम चल रहे थे। और इसी दौर में जब ये राजनीतिक उथल-पुथल चल रही थी, 2 बड़े धार्मिक आंदोलन भी शुरू हुए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बिल्कुल, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी। हाँ, उनकी शिक्षाएं जैसे अहिंसा, कर्म का सिद्धांत, बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग, जैन धर्म के त्रिरत्न, और वो जगह लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, पावापुरी, इन सब का जिक्र मिलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था भारतीय इतिहास में। ये दोनों धर्म असल में उस समय के बढ़ते कर्मकांड, यज्ञों में जो पशु बलि होती थी, हाँ, उसकी अधिकता, और वर्ण व्यवस्था की जो कठोरता बढ़ रही थी, उसके खिलाफ एक तरह की प्रतिक्रिया थे। अच्छा, इन्होंने नैतिकता पर, अच्छे आचरण पर, अहिंसा पर जोर दिया और कहा कि इंसान अपने कर्मों से खुद कोशिश करके मुक्ति पा सकता है, निर्वाण या कैवल्य। और शायद आम लोगों की भाषा में उपदेश दिए। हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात थी। संस्कृत की जगह पाली और प्राकृत में उपदेश दिए, जिससे उनके विचार आम लोगों तक आसानी से पहुंचे और तेजी से फैले। इन धर्मों ने सिर्फ एक नया आध्यात्मिक रास्ता ही नहीं दिखाया, बल्कि भारत के समाज, कला, साहित्य, सोच सबको बहुत गहराई से प्रभावित किया। सही बात है, आज भी दुनिया के बड़े धर्मों में शामिल है ये। बिल्कुल। चलिए, अब आते हैं भारत के पहले असली साम्राज्य पर, मौर्य वंश। लगभग 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का नाम तो कौन नहीं जानता। हाँ, कौटिल्य या चाणक्य। और साथ में मेगास्थनीज की इंडिका और सम्राट अशोक के शिलालेख, ये बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जी। मौर्य साम्राज्य ने भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को, मतलब लगभग पूरे उपमहाद्वीप को, एक झंडे के नीचे ला दिया। चंद्रगुप्त ने नंद वंश को हराया, फिर उधर सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर से संधि की, एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। और चाणक्य का अर्थशास्त्र, वो तो सिर्फ राजनीति पे नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो शासन कैसे चलाना है, अर्थव्यवस्था कैसे संभालनी है, समाज को कैसे मुनज़्ज़म रखना है, जासूसी कैसे करनी है, सबका एक प्रैक्टिकल गाइड है। अद्भुत ग्रंथ है वो। लेकिन मौर्यों में अशोक का नाम सबसे अलग चमकता है। कलिंग युद्ध के बाद उनका बदलना। हाँ, अशोक वाकई अनोखे शासक थे। कलिंग युद्ध में जो खून खराबा हुआ, उसे देखकर उनका मन बदल गया। उन्होंने तय किया कि अब वो शस्त्रों से नहीं, धर्म से विजय प्राप्त करेंगे। भेरी घोष की जगह धम्म घोष। ये शायद दुनिया के इतिहास में इकलौता उदाहरण होगा ऐसा। शायद। और उनका धम्म कोई नया धर्म नहीं था। हाँ, वही मैं पूछ रही थी, ये क्या था फिर? ये असल में सभी धर्मों की अच्छी बातों का निचोड़ था। एक नैतिक नियम संहिता कह सकते हैं। बड़ों का आदर करो, छोटों से प्यार करो, सच बोलो, दान दो, जीव हत्या मत करो, और सबसे बड़ी बात,
सभी धर्मों और संप्रदायों का सम्मान करो। और उन्होंने इसे फैलाया कैसे? सिर्फ उपदेश देकर? नहीं, उन्होंने बाकायदा धम्म महामात्र नाम के अफसर नियुक्त किए। उनका काम था लोगों तक ये संदेश पहुंचाना, उनकी भलाई का ध्यान रखना और ये देखना कि लोग धम्म के रास्ते पर चलें। और उनके शिलालेख वो तो पूरे साम्राज्य में फैले हैं। हाँ, और अलग अलग लिपियों में, ब्रह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, आरामाइक, ये उनकी सोच और उनके शासन का सीधा सबूत हैं। मौर्य प्रशासन भी बहुत व्यवस्थित था। अलग अलग डिपार्टमेंट थे, मंत्री थे, अधिकारी थे, टैक्स वसूलने से लेकर न्याय और शहरों के इंतजाम तक सब देखते थे। और कला, वो अशोक स्तंभ वगैरह। हाँ, वो एकाश्म स्तंभ, मतलब एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए पिलर, और उन पर जो चमकदार पॉलिश है वो कमाल की है। सारनाथ का सिंह स्तंभ तो आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। सही। अच्छा, मौर्यों के बाद का जो समय है, लगभग 185 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक, वो थोड़ा बिखरा हुआ सा लगता है। हाँ, है। एक तरफ शुंग, कण्व, सातवाहन जैसे देसी राजवंश है, दूसरी तरफ पश्चिमोत्तर से यवन यानी इंडो ग्रीक, शक, पहलव और फिर कुषाण जैसे विदेशी शासक आ रहे हैं। जी। इनमें कुषाण राजा कनिष्क और उनके शक संबंध का जिक्र खास तौर पर होता है। हाँ, राजनीतिक रूप से देखें तो ये विखंडन का काल जरूर था। मौर्य जैसा बड़ा साम्राज्य नहीं रहा, लेकिन सांस्कृतिक रूप से ये बहुत डायनामिक, बहुत जीवंत दौर था। एक संगम का दौर था। संगम मतलब अलग अलग संस्कृतियों का मेलजोल। ये जो विदेशी शासक आए, ये सिर्फ विजेता बनकर नहीं रहे। इन्होंने भारतीय धर्मों को अपनाया, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, भारतीय भाषाओं और लिपियों का इस्तेमाल किया, और साथ ही अपनी यूनानी, रोमन और मध्य एशियाई कला, विज्ञान और परंपराएं भी यहाँ लाई। अच्छा, तो आदान प्रदान हुआ। बिल्कुल। जैसे इंडो ग्रीकों ने पहली बार सिक्कों पर राजा का नाम, उसकी उपाधि और तारीख लिखवाने की शुरुआत की। कनिष्क के समय में कुषाण साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर बनारस तक फैला था। इतना बड़ा? हाँ, और उन्होंने उस मशहूर सिल्क रूट के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जो चीन से रोम तक जाता था। इससे व्यापार बहुत बढ़ा। और कला का क्या हुआ इस दौर में? गांधार और मथुरा कला। हाँ, यही वो दौर है जब गांधार कला फली फूली, जिसपे ग्रीको रोमन असर साफ दिखता है, खासकर बुद्ध की मूर्तियों में। और साथ ही मथुरा कला भी विकसित हुई, जो पूरी तरह भारतीय थी। दोनों ही शैलियों में बौद्ध धर्म से जुड़ी मूर्तियां खूब बनी। और कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति भी करवाई थी। जी, कश्मीर में। और वहीं बौद्ध धर्म दो मुख्य शाखाओं में बढ़ गया, महायान और हीनयान। तो अब देखिए, राजनीतिक बिखराव के बावजूद ये दौर सांस्कृतिक रूप से कितना अहम था। और दक्षिण में संगम काल भी तो इसी समय चल रहा था, चेर, चोल, पांड्या राजाओं का। हाँ, बिल्कुल। संगम साहित्य, जो तमिल कविताएं हैं, वो हमें उस समय के दक्षिण भारत के समाज, उनके युद्ध, व्यापार, लोगों की जिंदगी के बारे में बताता है। तो कुल मिलाकर मौर्योत्तर काल में भले ही कोई एक बड़ा साम्राज्य ना रहा हो, पर यह संस्कृतियों के मिलने, व्यापार के बढ़ने और नई कला शैलियों के विकसित होने का दौर था। ठीक है। इसके बाद फिर आता है गुप्त काल, लगभग 319 ईस्वी से 540 ईस्वी। इसे तो अक्सर भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। हाँ, कहा जाता है। समुद्रगुप्त का नाम आता है, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहते हैं उनकी जीतों के लिए। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य और उनके नवरत्न। कालिदास जैसे कवि उन्हीं के दरबार में थे। हाँ, और चीनी यात्री फाहियान भी इसी समय आए थे। तो ऐसा क्या खास था इस युग में कि इसे स्वर्ण युग कहने लगे? देखिए, स्वर्ण युग कहने का मुख्य कारण है इस समय ज्ञान विज्ञान, साहित्य और कला का जबरदस्त विकास। अच्छा। आप सोचिए, आर्यभट्ट इसी युग में हुए। उन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है, अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने शून्य का आविष्कार किया, दशमलव प्रणाली दी, गणित की दुनिया ही बदल दी। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। वराहमिहिर जैसे खगोल शास्त्री, ब्रह्मगुप्त जैसे गणितज्ञ भी इसी काल के थे। साहित्य में कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम जैसे नाटक और काव्य लिखे, जो आज भी पढ़े जाते हैं। मंदिरों का निर्माण भी इसी समय शुरू हुआ। हाँ, मंदिर बनाने की कला का विकास हुआ, नागर और द्रविड़ शैलियों की शुरुआत हुई, मूर्ति कला भी अपने शिखर पर पहुंची। सारनाथ में बुद्ध की जो मूर्तियां बनी हैं वो अद्भुत हैं। पुराणों को उनका अंतिम रूप मिला, और जिसे हम आज हिंदू धर्म कहते हैं, उसका जो मौजूदा स्वरूप है वो काफी हद तक इसी काल में बना। और नालंदा विश्वविद्यालय। हाँ, नालंदा महाविहार जैसा शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बना। प्रशासन भी अच्छा था, व्यापार भी उन्नत था। तो इन सब वजहों से इसे स्वर्ण युग कहा गया। लेकिन ये जो स्वर्ण युग वाली बात है, क्या ये थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर नहीं कही जाती? मतलब, क्या ये समाज के हर तबके के लिए सच था? ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, स्वर्ण युग की बात शायद थोड़ी काव्यात्मक ज्यादा है।
ये जो उपलब्धियां थी ये ज्यादातर ऊंचे वर्गों और शहरों तक की सीमित रही होंगी। गांव के आम आदमी या महिलाओं की स्थिति या जो निम्न वर्ण के लोग थे उनके लिए ये शायद उतना सुनहरा नहीं था। इसी समय सामंतवाद भी पनपने लगा था। और बाद में हूणों के हमले भी तो हुए। हाँ बिल्कुल, स्कंदगुप्त के समय हूणों ने भयानक हमले किए। उन्होंने साम्राज्य को बहुत कमजोर कर दिया और आखिरकार गुप्त साम्राज्य बिखर गया। तो हाँ, उपलब्धियों को मानते हुए भी स्वर्ण युग की इस धारणा को थोड़ा आलोचना के साथ देखना चाहिए। पर यह जरूर है कि सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप से यह भारतीय इतिहास का बहुत ऊंचा दौर था। ठीक है, गुप्तों के बाद उत्तर भारत में फिर से थोड़ी अस्थिरता आ गई। इस बिखराव को कुछ हद तक समेटने का काम किया हर्षवर्धन ने। हाँ, राजा हर्ष 606 से 647 ईस्वी तक। पुष्यभूति या वर्धन वंश के थे ये, और मशहूर चीनी यात्री ह्वेनसांग इन्हीं के समय भारत आए थे। कन्नौज इनकी राजधानी थी। जी, हर्ष ने उत्तर भारत में एक बड़ा साम्राज्य बनाने की कोशिश की। हालांकि दक्षिण में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें नर्मदा नदी पर रोक दिया था। अच्छा। हर्ष खुद भी विद्वान थे, नाटक लिखते थे और कवियों कलाकारों को बहुत दान देते थे। उन्होंने कन्नौज में एक बड़ी धर्म सभा बुलाई थी और प्रयाग में हर 5 साल पर एक महामोक्ष परिषद करते थे जिसमें वो अपना सब कुछ दान कर देते थे। सब कुछ? हाँ, ऐसा कहा जाता है। और ह्वेनसांग जो इतने साल भारत में रहे, उन्होंने अपनी किताब सीयू की में हर्ष के राज, उस समय के समाज, नालंदा विश्वविद्यालय, भारत की समृद्धि, सबका बहुत अच्छा वर्णन किया है। ह्वेनसांग के हिसाब से हर्ष किस धर्म को मानते थे? ह्वेनसांग लिखते हैं कि हर्ष बौद्ध धर्म की महायान शाखा की तरफ काफी झुके हुए थे। हालांकि वो शिव और सूर्य की भी पूजा करते थे। पर उनकी मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य भी ज्यादा दिन नहीं टिका और उत्तर भारत फिर से छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। तो ये तो हुए बड़े राजवंश और काल। इनके अलावा ये जो ऑब्जेक्टिव सवाल है, ये कुछ और चीजों पर भी जोर देते हैं, जैसे प्राचीन विश्वविद्यालय, तक्षशिला, नालंदा। हाँ, ज्ञान के केंद्र। महत्वपूर्ण लेखक और उनके ग्रंथ, जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी, संस्कृत व्याकरण का आधार, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कालिदास की रचनाएं, बाणभट्ट का हर्षचरित, और वो विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फहायान, ह्वेनसांग, ये सब मिलकर क्या कहानी कहते हैं? ये सब मिलकर प्राचीन भारत की मतलब असाधारण बौद्धिक और सांस्कृतिक जीवंता की कहानी कहते हैं। सोचिए, तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय दुनिया भर के छात्रों को खींचते थे। हाँ, सिर्फ भारत से नहीं। बिल्कुल नहीं, पूरे एशिया से लोग आते थे। व्याकरण, दर्शन, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, चरक और सुश्रुत के ग्रंथ आयुर्वेद की नींव हैं। धातु विज्ञान में देखिए, दिल्ली का वो लौह स्तंभ आज तक जंग नहीं लगा। सही बात है। साहित्य ने इंसानी भावनाओं और समाज को बड़ी खूबसूरती से दिखाया। और ये जो विदेशी यात्री आए, उनके लिखे विवरण हमें एक बाहरी नजरिया देते हैं, जिससे हम खुद को और बेहतर समझ पाते हैं। तो ये सब दिखाता है कि प्राचीन भारत सिर्फ राजा महाराजाओं की लड़ाइयों का इतिहास नहीं था, बल्कि ज्ञान, विज्ञान और कला का भी एक महान केंद्र था। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश करें, तो इन ऑब्जेक्टिव सवालों के जरिए हमने प्राचीन भारत की एक बहुत लंबी और अलग अलग रंगों वाली यात्रा की है। सिंधु घाटी की प्लानिंग से लेकर वैदिक काल की सोच तक, महाजनपदों के राजनीतिक प्रयोग, मौर्यों का एकीकरण, फिर वो मिलाजुला मौर्योत्तर काल, गुप्तों का स्वर्ण युग, और फिर हर्षवर्धन के प्रयास। हाँ, एक लंबा सफर। सवाल ये उठता है कि आज के जमाने में ये सब जानने का क्या मतलब है? क्यों जरूरी है ये? मेरे ख्याल में इसका मतलब है अपनी जड़ों को समझना, ये जानना कि हम कहां से आए हैं, हमारी बुनियाद कितनी गहरी और कितनी विविध है। सिंधु घाटी की प्लानिंग, वैदिक विचार, जैन बौद्ध धर्म की अहिंसा और करुणा, चाणक्य की नीतियां, अशोक का धम्म, गुप्त काल की वैज्ञानिक सोच, कला, ये सब चीजें कहीं ना कहीं आज भी हमारे समाज, हमारी संस्कृति, हमारी सोच का हिस्सा हैं। सही। ये यात्रा दिखाती है कि भारतीय सभ्यता कभी रुकी नहीं, ये हमेशा बदलती रही है, विकसित हुई है। इसने बाहर से आने वाले प्रभावों को अपनाया है और अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ये सिर्फ राजाओं का इतिहास नहीं है, ये विचारों का, नई खोजों का, कला का और आम लोगों की जिंदगी का भी इतिहास है। ये वो नींव हैं जिन पर आज का भारत खड़ा है। बिल्कुल। और आज की इस पड़ताल के बाद एक सवाल शायद हम सबके मन में रह जाता है कि प्राचीन भारत की इतनी सारी उपलब्धियों और विचारों में से कौन सी एक चीज आज भी सबसे ज्यादा प्रासंगिक या प्रेरणादायक लगती है, और क्यों? ये सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।
हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।